तो मेरे सुंदर सुंदर, मेरे प्यारे प्यारे, मेरे होशियार होशियार बच्चों, तुम में आग है क्योंकि तुम्हारी एज वैसी है पढ़ाई करने की। है क्या है तुम में? जोश। एक ही बात है, आग है, जोश है, क्योंकि तुम्हारी एज क्या है? पढ़ाई करने की। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने पिछली बार एक फॉर्मूले का पोस्टमार्टम करवाया था। उसका नाम कुछ ऐसा था, log k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ए। ये था आपका अर्हीनियस फैक्टर, याद है आपको? क्या नाम था इसका? अर्हीनियस फैक्टर या एक्सपोनेंशियल फैक्टर। एक्सपोनेंशियल के पीछे रखता है ना ये। वैसे इसका नाम अर्हीनियस फैक्टर होता है एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, अर्हीनियस फैक्टर। ठीक है यार, अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं। ए बाई 2.303 RT। तुम मेरे सुंदर सुंदर बच्चों, इसके ऊपर हमने ग्राफिकल और वैसे क्वेश्चन किए थे स्लोप वाले, याद है क्या तुम्हें? अब मेरे प्यारे बच्चों, आज थोड़े से ग्राफ पढ़ेंगे। अच्छा, अर्हीनियस, अर्हीनियस एक चीज में विश्वास करते थे। अर्हीनियस कहते थे, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, जैसे मान लो आप HI है, क्या है? हमें कहीं पर, सुन लो, मान लो कहीं पर हमें HI बनाना है। क्या बनाना है? H और I बनाना है। और ये इसका मानना था, अगर आपको H और HI बनाना है तो आपको हाइड्रोजन गैस को और आयोडीन गैस को मिलाना पड़ेगा। ये बात तो बिल्कुल सच है भाई, सच बात है नहीं कि हम हाइड्रोजन गैस को मिलाएंगे, मतलब H2 प्लस I2 करोगे ना, H2 प्लस I2 करोगे तो आपको मिलेगा 2HI। क्या मिलेगा आपको? कि 2H और 2 आयोडीन आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये वाली बात रिएक्शन है ये। तो अर्हीनियस का क्या मानना था कि ये होता कैसे है? अर्हीनियस ये मानते थे कि भैया ये जो 2H है और ये 2I है, ठीक है, ये 2H और 2I है, आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसा होगा कि HH और ये जो I और I है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, इनकी आपस में ऐसे बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसका नाम रखा गया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तभी बनता है जब हम इस रिएक्शन को कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी दे। अभी ग्राफ से समझ में आएगा, मतलब H और I को मिलाओगे तो पहले ये बनेगा और बाद में ये टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और एक HI अलग हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये सारे, ये डॉट डॉट से दिखाने हैं आपको, डॉट डॉट से दिखाने हैं सारा, मतलब ऐसा बता रहा हूं मैं, अभी समझ में आ जाएगा। देखो फिर बाद में क्या होगा, ये H और ये I, ये H और ये I, इसको मैं ठीक से दिखाऊं तो ये H और ये I आपस में बॉन्ड बना लेंगे और दूसरा वो H और ये I आपस में बॉन्ड बना लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा बताओ? हमें मिल जाएगा 2HI। तो अर्हीनियस का मानना था कि रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता, बीच में एक स्टेट आता है, उसका नाम क्या होता है? एक्टिवेटेड। कि ये एक्टिवेट हो चुका है, अब ये टूट के प्रोडक्ट बनेगा। मतलब मैं कह रहा हूं, अर्हीनियस साहब इस बात पे भरोसा नहीं करते थे कि कोई रिएक्टेंट है और एकदम से क्या बन गया? प्रोडक्ट। उनका मानना ये था, पहले जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टूटने के बाद क्या बन जाता है? प्रोडक्ट। यानी अगर हमें H2I2 को मिला के HI बनाना है तो वो ऐसे नहीं बनेगा कि भाई मिलाया और बन गया, बीच में क्या बनेगा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और उन्होंने ग्राफ से भी समझाया दुनिया को, अर्हीनियस साहब ने दुनिया को ग्राफ से समझाया, भैया देखो ये आपका रिएक्टेंट है, ये तो हमारा एनर्जी का ग्राफ चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों डरना नहीं बिल्कुल भी, ये एनर्जी है और ये आपका क्या है बताओ? रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन प्रोग्रेस लिख देते हैं, चलो प्रोग्रेस लिख देते हैं कि भैया रिएक्शन इस तरह प्रोग्रेस कर रहा है। तो उनका ये मानना था कि जो रिएक्टेंट है ना दोस्तों, वो रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बनता। क्या होता है, अगर हम रिएक्टेंट को एनर्जी देंगे, क्या देंगे? हमने रिएक्टेंट को एनर्जी देना स्टार्ट किया, एनर्जी दिया 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 दिया, तो यहां पर वो एक्टिवेट हो जाएगा पूरी तरह। यहां पर क्या हो जाएगा? एक्टिवेट।
तो इसको बोलेंगे हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जब आपका एनर्जी बैरियर के पास आप क्रॉस कर जाओगे, मतलब ये एक्टिवेशन एनर्जी ना, एक्टिवेशन एनर्जी, जब आप इसको इतनी एनर्जी दे दोगे, इतनी एनर्जी दे दोगे, इतनी एनर्जी, तो यहाँ पर जाके वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और बाद में टूट के क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा बेटा, प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये छोटी सी बात थी जो हमने सीखी। हमने क्या सीखी कि अरेनियस साहब को क्या मानना था कि प्रोडक्ट बनने से पहले क्या बनता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एग्जांपल हमने क्या लिया कि जब हाइड्रोजन आयोडीन को मिलाएंगे तो HI बनेगा, लेकिन HI ऐसे नहीं बनेगा कि डायरेक्टली बन गया, बीच में क्या बनता है, एक्टिवेटेड। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कम से कम EA के बराबर इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कोई भी रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्टेंट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फिर रिएक्टेंट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फिर क्या बात समझ में आए? तुम्हारे जीवन में भी यही है बेटा, सुख शांति तभी मिलेगा अभी तुम रिएक्टेंट हो, अभी तुम्हें एक्टिवेट होना है पूरी तरह। कई लोग खुद को एक्टिवेट ही नहीं कर पाते, जगा ही नहीं पाते। जब तक खुद को एक्टिवेट नहीं करोगे, जगाओगे नहीं, आप प्रोडक्ट बन ही नहीं पाओगे। एनर्जी मिलेगी, कोई तो पीछे से धक्का मारेगा क्या? खाना पीना से नहीं बेटा, एनर्जी खुद के अंदर से आता है। हमारे अंदर एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, तुम्हें पता है? अगर अभी तुम्हें पता लग जाए कि भूकंप आया यहाँ पे, तुम्हारे में इतना एनर्जी आएगा, दीवार जोड़ के कूद जाओगे तुम अपने आप को बचाने के लिए। जगाओ उसको भाई। तुम लोग सारा एनर्जी वेस्ट कर देते हो। कहाँ वेस्ट करते हो तुम्हें ही पता है। ठीक है, ये कितना हंस रहा है, बायो लेके होशियार बन रहा है। तो मेरी बात सुनो, तो ये रिएक्टेंट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फिर प्रोडक्ट। तो ये अरेनियस के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जाना कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो चैप्टर ऑलमोस्ट हम खत्म कर चुके, छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, छोटे मोटे ग्राफ को कवर कर रहे हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा, प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत अरेनियस के बारे में समझ में आया होगा, वैसे किस मिजाज के इंसान थे ये। अब हम प्यारे बच्चों आगे काम को बढ़ाते हैं, और एक छोटा सा ग्राफ और हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऐसे ही वैसे तो ये सब इतना नीड नहीं है, ये सब स्टैटिस्टिकल, मतलब स्टैटिस्टिकल होता है एक, कि भैया अगर इधर ले रहे हैं हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हमने मॉलिक्यूल ले लिया, मतलब मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एक प्रकार से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इधर ले रहे हैं हम, या ऐसा मान लो ये ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल लिख देते हैं किताबों में। पर आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, इसलिए मैं सिंपल बोल रहा हूँ, आप इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है और इधर काइनेटिक एनर्जी। तो हम ना मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। जैसे हमने मान लो भाई, तुम यहाँ पर कितने लोग हो, तुम लोग यहाँ पर 50-60 लोग हो मान लो, ठीक है। अब मैं, तुम लोग हो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और हर किसी की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। रिएक्शन हम करवा रहे हैं तो हर किसी की एनर्जी अलग होगी, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की। तो जब हम ग्राफ देखते हैं ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अब यहाँ पे इस ग्राफ से क्या सीखने को मिलता है, थोड़ा ये मेरा छोटा रह गया, मतलब मेरा लाइन छोटा रह गया। देखो ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चों, जो ग्राफ निकल के आता है ना, ऐसा निकल के आता है। अभी जो ग्राफ ऐसा निकल के आया है, इसमें आप देखोगे तो कुछ ये काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, तो ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। मतलब देखो, अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी इनकी सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी सबसे। तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, चांसेस ये होता है कि यही क्या बनेंगे, प्रोडक्ट। क्या बनेंगे, मेरी बात समझे? तो अगर किसी की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनते, वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। अरे कम एनर्जी वाले कहां से प्रोडक्ट बन जाएंगे? ये बंदा आलसी है, सुबह शाम घर में पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता है, खाली नहाने जाता है, बार बार नहाने जाता है, पता नहीं क्यों, मजाक कर रहा हूँ। तो ये इंसान है, खाली नहाता, खाता, पीता है, सोता है, भाई इसकी एनर्जी कभी इंक्रीज ही नहीं होगी, ये कभी वो चीज पा ही नहीं पाएगा जिसको पाना है, कभी शादी नहीं होगी इसकी, जिंदगी भर नहाता रह जाएगा। मजाक नहीं, अब मेरी बात सुनो। तो काम की बात ये है
पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ आज है। सुनो, तो जिन बच्चों की काइनेटिक एनर्जी, जिन बच्चों की बोल रहा हूँ सॉरी, जिन रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है उनके चांसेस होते हैं प्रोडक्ट बनने के, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है उनके चांसेस नहीं होते। तो कहना क्या चाहते हो सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको पता है क्या होने वाला है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ greater kinetic energy will increase। यानी भैया सिंपल सी बात है, जब आप कहीं पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएंगे जिनके पास एनर्जी क्या है, ज्यादा। जैसे अभी मैंने कहा भाई हमारी कुछ काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, अब हमारा टेम्परेचर बढ़ गया तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारा बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी जिसका बढ़ जाता है वो प्रोडक्ट बन जाता है। वही लिखा है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएंगे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ, मेरी बात समझ सकते हो? या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमारी एनसीईआरटी में इसके ऊपर भी एक ग्राफ बनाया गया है ऐसे। अब यहां पर क्या हो रहा है देखिए, बोला गया है कि T+10 और T का ग्राफ है ये, मतलब इसमें हो क्या रहा है आप ठीक से देखो। पहले हमारा जो ग्राफ था, अगर हम यहां पर इसको मान लेते हैं, ये इसको ऐसे डार्क करते हैं, तो पहले इतने पार्टिकल्स थे। अब जब टेम्परेचर बढ़ गया, T+10 हो गया, या टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। देखो ग्राफ ऊपर हो चुका है ना हमारा, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो जब भी आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बताओ? काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बढ़ जाते हैं, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट बनने का चांस ज्यादा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। मेरी बात समझे? तो छोटा सा ग्राफ था, ये लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में कम आया होगा ग्राफ, वैसे भी तुम्हें कहां समझ में आता है, नोट कर लो भाई। तो इस ग्राफ ने हमें क्या सिखाया? इस ग्राफ ने हमें सिखाया, मेरी बात सुनो, इस ग्राफ ने हमें सिखाया जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे ज्यादा एनर्जी के साथ। मेरी बात ही समझ पा रहे? अरे यार मैं क्या बोलूं। वैसे देखो मैं आपको थोड़ा ऐसे बताऊं तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स होती है, उसमें ना वर्ड्स ऐसे यूज होते हैं, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये सबसे संभावित काइनेटिक एनर्जी है, मतलब इन काइनेटिक एनर्जी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये सब मत, इतना मत डीप जाना है तुम्हें, वर्ड्स सिंपल है, इस पॉइंट को मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो अभी मैं इस ग्राफ को एक बार और आपको समझाऊं तो बहुत सिंपल है। इस तरफ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, हल्का सा 2 मिनट और बातें कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है और उनके बीच के ग्राफ ये है हमारा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने ग्राफ बनाया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सुंदर सुंदर नालायक बच्चों, सुनो, ये है काइनेटिक एनर्जी। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको बना देते हैं ठीक से। ये आपको क्या मिलेगा कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान लो, ये काइनेटिक एनर्जी मान लो, तो ये है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल मतलब ये हो सकती है भाई, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लोगों के पास हो सकती है। अब हो क्या रहा है, ये जो एक्सपेरिमेंट हम करवा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, मतलब कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जो प्रोडक्ट बन रहे होंगे। लेकिन जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, देखो अभी यहां पर क्या है, ये ग्राफ अभी कम वाइडर है, ज्यादा वाइडर नहीं है। यहां फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल आपको कम मिलेंगे, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम मिलेंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी अच्छी खासी है या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है जो प्रोडक्ट बन सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इस ग्राफ से पता लगता है कि अभी हमारे पास कम मॉलिक्यूल्स है जो प्रोडक्ट बन सकते हैं। समझ पा रहे बात को? लेकिन जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना,
तो देखा गया कि ग्राफ जो है हमारा, टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा ग्राफ ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अब इससे क्या पता लग रहा है? इससे ये पता लग रहा है कि हमारे पास, थोड़ा किसी और कलर का इस्तेमाल करूं मैं, हमारे पास अब क्या देखो, ज्यादा मोर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हमारे पास क्या है, मोर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रेडी टू बिकम प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो T+10, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होता है, वी गेट मोर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। क्या मिलता है हमें? मोर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर एनर्जी, हैविंग मोर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, तो मोर नंबर, मोर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मोर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर एनर्जी, हैविंग मोर। मेरी बात समझ पा रहे? मैंने बहुत रफ भाषा में लिखा है, तो बात समझ में आई नहीं? अभी भी नहीं आई भाई? अभी भी नहीं आई तो मैं क्षमा चाहता हूं। आगे पक्का बेटा, क्या समझे बताओ दुनिया को। हाँ, क्या समझ में आया मोहित? बहुत सिंपल बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से हमें ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलते हैं जिनके पास क्या होता है, एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए प्रोडक्ट बनने का चांस क्या होता है, ज्यादा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा ग्राफ, वैसे ये सब पेपर में नहीं आता, वो तो मैं इसलिए करा रहा हूं कि भाई करा देना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे हमने T+10 कर दिया, देख रहे हैं आप लोगों को, हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, T+10। पहले टेम्परेचर T था, अभी क्या कर दिया, T+10। तो हमें क्या मिला, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर, तो हैविंग मोर एनर्जी। क्या बात समझ में आ रही है बात? तो ये छोटा सा ग्राफ था जो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। अब जो हम मुद्दा पढ़ने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम पता है क्या होता है? टॉपिक का नाम होता है कोलिजन थ्योरी। क्या? बड़ा सिंपल टॉपिक है बेटा, देखो कोलिजन थ्योरी मेरे प्यारे बच्चों। अब तुम बोलोगे सर ये कोलिजन थ्योरी क्या होता है? तो कुछ साइंटिस्ट लोगों का ये मानना था कि भैया रिएक्शन तभी होता है जब कोलिजन होता है। मतलब ये जो साइंटिस्ट है ना, ये बॉलीवुड मूवी से एक्सपायर थे। बॉलीवुड समझते हो? जो हमारी इंडियन मूवी होती है उसको बॉलीवुड कहते हैं, पता है आप लोगों को? तो जो कोलिजन थ्योरी थी वो बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर थी। कैसे? मजाक कर रहा हूँ, हकीकत में थोड़ी ना उस टाइम बॉलीवुड था। जैसे कोलिजन थ्योरी समझाता हूँ, जैसे बॉलीवुड में क्या होता है, बॉलीवुड की जितनी भी पुरानी मूवीज उठा लो जिसमें आपको गोविंदा दिखाई दे और कोई इधर उधर की लड़की दिखाई दे, मेरी बात सुनो, उसमें होता क्या है, गोविंदा ऐसे आगे जाता है, लड़की ऐसे आती, दोनों आपस में टकरा जाते हैं और लड़की का सामान गिर जाता है। कह रहा सामान हरा तो भाई बहुत खतरनाक आदमी है। मैं तो इतना सोचा भी नहीं था कि मैं ये सब सोच लेगा ये। अरे लड़की का सामान मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, हाथ में जो सामान पर्स वर्स होता है। अब मेरी बात सुनो बेवकूफो, सच में यार दिस इज वेरी बैड गाय, ही इज नॉट गुड गे, गुड गाय, गुड गाय, सॉरी गुड गाय। अच्छा मेरी बात सुनो, तो बॉलीवुड मूवी में क्या होता है, बुर्बक ऐसे चुप हो जाओ रे तुम। तो कोलिजन थ्योरी बॉलीवुड से कैसे इंस्पायर है समझाऊंगा। देखो पहले कहानी सुनो। तो जैसे बॉलीवुड में होता है कि भाई हीरो जा रहा है आगे, हीरोइन ऐसे दोनों आपस में टकरा गए, फिर हीरोइन कहती है यू स्टूपिड, यू डोंट सी, ऐसे कुछ कहती है ना इंग्लिश में, हिंदी में जो भी है। फिर ये सामान उठा के हेल्प करता है, फिर दोबारा कहीं ना कहीं टकरा जाते हैं वो। अरे आप तो वही हो ना? हाँ मैं वही हूँ जो सामान उठाने में हेल्प किया था। तो ऐसे करके उनका फिर बाद में आप देखोगे एट द एंड दोनों में शादी हो जाता है, ब्याह हो जाता है, बच्चा हो जाता है, कुछ ना कुछ बढ़िया से उनका सेटिंग हो जाता है। सेम यहाँ पर कोलिजन थ्योरी कहता है कि भैया दो रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट तभी बनेंगे जब उनका क्या होगा, कोलिजन। जैसे हम कह रहे भैया कि एक ए है और बी को मिला के सी पैदा हुआ, ये तो होता ही है। जब ए और बी को मिलाया तो हमें क्या मिला, सी। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, ए और बी का आपस में कोलिजन हुआ है। क्या हुआ है, कोलाइड। ए बी से टकराया है या बी ए से टकराया है, तभी ये काम हुआ है। कोलिजन थ्योरी कहता है कोई भी रिएक्शन तभी होता है जब वहां पर कोलिजन होता है। क्या होता है, कोलिजन होता है। तो कोलिजन थ्योरी का ये मानना था। बात समझे? अब ये सब के पीछे न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बस थ्योरी है।
अब हमने बड़ी आसानी से कह तो दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोलिजन होना चाहिए। अब देखो मेरी बात सुनो, हम कह रहे हैं कि भाई कोलिजन थ्योरी कहता है कि जब भी कहीं पर कोलिजन होगा, एक मिनट, सुन के तेरी बातें सोने यार, सुनो मेरी बात, इसे यहाँ रखते हैं। हाँ दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं आपसे और काम की बात करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा कोलिजन थ्योरी है, गजब बात बोली थी यार इसने। जो हमारा कोलिजन थ्योरी है ये कहता है भैया टकराएगा तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट, इंस्पायर बाय बॉलीवुड। लेकिन अब मैं सोचो, मेरी बात सुनो, हमारा हीरो ऐसे जा रहा है, हमारा हीरो यहां पर है और हीरोइन जो है वो दूसरे गली से गुजर रही है, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, चांस कम है ही नहीं चांस। भाई जो मान लो अब मैं कहूं कि भाई मैं हीरो हूं और हीरोइन यहां से गुजर गई, तो हीरोइन को तो पता भी नहीं मैं हूं, मैं लेकिन मैं तो हीरो, मैं तो देखूंगा पूरा बढ़िया से। तो यही तो होता है कि हीरोइन इधर चली गई, हीरो ऐसे चला गया, कुछ हुआ ही नहीं। तो यही कोलिजन थ्योरी भी यही कहता है कि भाई कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए तभी प्रोडक्ट बनेगा, ये नहीं कि बस आसपास से गुजर गए या फिर गलती से दुपट्टा टकरा गया, होता है ना ऐसे, या बाल, एक दो बाल मुंह पे आ गए, फिर नहीं बनेगा प्रोडक्ट। पूरा कंधा में कंधा मिलना चाहिए, तगड़ा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि भैया, अब मेरी बात सुनो चुपचाप। कोलिजन थ्योरी कहता है कि कोलिजन इज नेसेसरी फिनोमिना। कोलिजन मतलब टकराना, जब तक टकराओगे नहीं प्रोडक्ट नहीं बनेगा, और टकराओगे भी तो प्रॉपर ओरिएंटेशन में। किसमें? प्रॉपर ओरिएंटेशन। आपका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर ओरिएंटेशन? उसका ये मतलब है, देखिए मान लीजिए मैं कहता हूं भाई एक कंपाउंड है, यहां पर OH है और यहां पर कुछ CH3 है, और एक रिएक्शन करवा रहे हैं हम, SN2 नाम का होता है, ये ऑर्गेनिक में होता है। समझे मेरी बात को? ये किस में होता है? ऑर्गेनिक में। और मैंने कहा भैया ये Cl- है। क्या बोला मैंने? ये Cl- है। अब इस Cl- की नजर है यहां पे, इसको एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। अरे यार, अभी मैं समझाता हूं प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब क्या है। तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि भाई कोलिजन तो इंपॉर्टेंट है, पर प्रॉपर तरीके से कोलाइड होना चाहिए, ये नहीं कि बस हो गए, ऐसे नहीं बनेगा काम। अब देखो ये है, यहां पर भी मैं कहता हूं भैया चलो इसको ठीक से, मैं थोड़ा और प्रिसाइज हो जाता हूं, मैंने गलत लिख दिया है। Cl यहां लिख दो, OH- यहां लिख दो, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए ना, OH-, तो यहां पर Cl लिख देते हैं, यहां पे OH-। कलर भी सेम कर देते हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। अब देखो, अब वो कह रहा है कि भैया इन दोनों का हमें रिएक्शन करवाना है, प्रोडक्ट बनाना है। अब ये पगला गया Cl से टकराने का, Cl मतलब यहां पर इसको ना, हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये OH- जाएगा और Cl को हटा के जुड़ जाएगा, तो ये गया टकराने के लिए। जब ये टकराने गया, उसको कार्बन पे अटैक करना है। किस पे अटैक करना है? वो चाहता है मैं Cl को भगा दूं। किसको भगा दूं? Cl को भगा दूं और खुद को लगा लूं। तो ये पगला जाता है किसके पास? कार्बन के पास। लेकिन जाने का तरीका देखो, सामने से जाकर टकरा रहा है। क्लोरीन कहता है ओ तेरी बुआ की मौसी, क्या कहता है वो तेरी बहन की मौसी, ऐसे कहता है। Cl कहता है क्या, वो बोलता है ऐसा, भाई मैं क्या करूं, उसने बोला है तो कहता है Cl कहता है ओ भाई OH ओ तेरी बहन की मौसी। वो कहता है भाई क्या हुआ, तू नहीं आ सकता क्योंकि मैं भी एक नेगेटिव पार्टिकल हूं, तू भी क्या है। तो यहां पर प्रोडक्ट नहीं बना क्योंकि ये बंदा कोलाइड करने गया गलत तरीके से। अब यही काम वो करता, कैसे करता? ये जो OH है, सुन लो, जो OH है जाता पीछे, यहां पर OH- आता और चुपके से कार्बन पे अटैक करता। और कैसे हो आप? वो सही आदमी नहीं है, जो क्लोरीन है वो सही आदमी नहीं है। आपको कितना रोल आता है, समझ रहे हो? अब वो कितना रोल आता है, फिर वो अपनी मर्सिडीज की चाबी दिखाएगा, OH- ऐसे यहां रख लेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जो ये कार्बन है, ये CH3, इसके जो बॉन्ड्स है वो वीक हो जाएंगे। बॉन्ड क्या हो जाएंगे? और
OH का बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होगा। तो एक टाइम आएगा कि अब ये Cl निकल जाएगा, एक टाइम क्या आएगा, Cl निकल जाएगा और हमारा रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन होने के बाद Cl निकलने के बाद आंसर क्या बनाएगा, CH3, यहाँ OH, CH3, CH3। तो हमारा जो कोलिजन थ्योरी है वो ये कहता है कि भैया मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन टकराना भी सही तरीके से, टकराना किस तरीके से, सही तरीके से। तो कोलिजन थ्योरी इतनी बातें करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब एक टॉपिक है छोटा सा कि यहां पर छोटा सा टॉपिक क्या है, चलो वो मैं लिखवा दूंगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि कोलिजन थ्योरी से आप क्या समझे, क्या समझे कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट कोलिजन इज इंपॉर्टेंट, बट कोलिजन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में, प्रॉपर डायरेक्शन में, ये नहीं कि तो थोड़ा सा लिखो टॉपिक्स को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे लिखेंगे कंडीशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन अ रिएक्शन, कोलिजन थ्योरी, फटाफट लिखेंगे सारे बच्चे। सो प्यारे बच्चों, नाउ कुछ बातें करते हैं, कुछ मैथमेटिक्स है जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, पर मेरे को ना भरोसा नहीं होता इन पे, जो ये एग्जाम बनाएंगे उन पे मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि हर एक बात को बता दूं। तो यहाँ पर एक इक्वेशन होती है रेट की, कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है जेड ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। यहां पर जेड नाम की एक चीज आई है, इस जेड का मतलब होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या मतलब होता है कि भाई नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब भाई पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकेंड, और पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक वॉल्यूम में नंबर ऑफ कोलिजन, मतलब एक सेकेंड में एक वॉल्यूम में कितने पार्टिकल टकरा रहे हैं, क्या बनने के लिए, प्रोडक्ट बनने के लिए। तो जेड का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन, टकराना एक सेकेंड में एक वॉल्यूम में, एक सेकेंड में एक वॉल्यूम में। मतलब मान लो मैं कहता हूं कि ये पूरा एक कमरा है, इस कमरे में मैंने बहुत सारे रिएक्टेंट डाल दिए, क्या डाल दिए, तो उसके छोटे से वॉल्यूम में, ये छोटा सा जो वॉल्यूम है ना, इसको बोल रहे हैं हम पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस छोटे से वॉल्यूम में एक सेकंड के अंदर कितने पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे हैं, छोटे से वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने सारे पार्टिकल्स आपस में टकरा रहे, वो जेड है। तो इस इक्वेशन में, दोबारा बोल रहा हूं सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में सिर्फ लिखा है थ्योरेटिकल, नो फॉर्मूला, नो न्यूमेरिकल्स, और वैसे भी ये सब नहीं आते, पर फिर भी मेरा मन किया कि पेपर का लेवल बढ़ रहा है और ये लोग लिख तो देंगे सिलेबस में नहीं है ये, पर डाल देंगे पेपर में, कहेंगे हम बच्चों का दिमाग चेक कर रहे थे। समझ रहे मेरी बात को? तो रेट इज इक्वल टू जेड ए ई माइनस, ये तो हम पहले से जानते हैं, ए वाला पूरा पार्ट। जेड का मतलब क्या, जेड का मतलब क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक टर्म है ए की पावर ई माइनस ई ए बाई आर टी, इस पूरे का मतलब क्या होता है इकट्ठे, इसका मतलब होता है एक तरह से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग, यहां लिख दो, यहां पर हैविंग नहीं देता हूं मैं, चलो रुको, हैविंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब ये जो चीज है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या एक्टिवेशन एनर्जी से क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वही मॉलिक्यूल तो वो बनेंगे, क्या बनेंगे, प्रोडक्ट, जिनका एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या तो उससे। तो ये बता रहा है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जीज ग्रेटर देन या इक्वल हो किससे, एक्टिवेशन एनर्जी से। तो ये छोटी सी बात थी किसके अंदर, कोलिजन थ्योरी के अंदर। तो कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि कोलिजन तो होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, पर कोलिजन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन में। चलो वो सब मैं लिखवाऊंगा, पहले ये लिख लो सारी बातें, है ना, ऑलमोस्ट हम चैप्टर खत्म करने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, लिखा है मॉलिक्यूल शुड गो साइमल्टेनियस कोलिजन। साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब होता है एक साथ, मॉलिक्यूल को एक साथ
कोलाइड होना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल को एक साथ कोलाइड होना पड़ेगा ताकि क्या बने वो प्रोडक्ट। तो ये क्या लिख रहे हैं हम, कंडीशन फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन कोलिजन थ्योरी, मॉलिक्यूल शुड गो साइमल्टेनियस कोलिजन विथ ईच अदर। दूसरा क्या, मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विथ प्रॉपर, यहां लिखना है प्रॉपर, प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से भी कोलाइड हो रहे हैं, नहीं बनेगा प्रोडक्ट। अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, इफ आई, यहां पर अगर मैं आपसे बात बोलूं तो हमने पढ़ा था अभी एक इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू जेड ए ई ए आर टी, याद है आप लोगों को। तो बाद में ना, बाद में यहां पे इस इक्वेशन के अंदर पी भी लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? पी। ये पी किस लिए है? अकाउंट, दिस पी अकाउंट्स फॉर पी फॉर प्रॉपर, पी फॉर प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब पहले ये बात चल रही थी कि भैया कोलाइड होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन बाद में एक और पॉइंट आया। क्या पॉइंट आया? कि मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो वो जो इक्वेशन था उसमें हमने पी से मल्टीप्लाई कर दिया, जो पी क्या बताने वाला है हमें, प्रॉपर ओरिएंटेशन। अच्छा, इस पी के अलग अलग भी नाम होते हैं, जैसे इसका नाम होता है ओरिएंटेशन या स्टेरिक, स्टेरिक फैक्टर। क्या नाम होता है? ओरिएंटेशन या तो स्टेरिक। क्या बात समझ में आ गया? तो दोबारा बोल रहा हूं, ये सब हमारे सिलेबस में, पर किस लिए करवा रहा हूं, बाई चांस कभी आ जाए कि बताओ पी का मतलब क्या है, जेड का मतलब क्या है, तो मैं पता होना चाहिए कि भाई ये स्टेरिक फैक्टर है। पी क्या है? स्टेरिक फैक्टर। और पी किस लिए हमने लगाया है? ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए पी को लगाया है कि भैया प्रॉपर ओरिएंटेशन भी चाहिए। पी का एक और नाम होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। बेसिकली पी है ओरिएंटेशन के लिए, नाम होता है स्टेरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, ध्यान रखना छोटी छोटी बातें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टेरिक फैक्टर, और दूसरा क्या, अगर एग्जाम में आएगा तो ये ध्यान रखना, स्टेरिक फैक्टर या फिर प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो पी के अलग अलग नाम है, और पी रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? पी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी रिप्रेजेंट फॉर ओरिएंटेशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, अब एक टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और न्यूमेरिकल करेंगे हम टेम्परेचर वाले पे। अब लास्ट के हमारे गिनते हुए कुछ टॉपिक्स है, पहले कुछ टॉपिक्स को समझो। एक टॉपिक है ये वाला, मॉलिक्यूलरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी तो पढ़ाया ही नहीं मैंने अभी, मॉलिक्यूलरिटी पे आ जाओ फटाफट। ये रहा एक टॉपिक है, ये एक टॉपिक होता है आपका मॉलिक्यूलरिटी। देखिए, एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी प्यारे बच्चों, और ऑलमोस्ट हम चैप्टर के एंड पे है। अब तुम बोलोगे सर ये मॉलिक्यूलरिटी कहाँ हुए है, यू कहाँ हुए है, क्या बोलोगे? यू कहाँ हुए है, हमें तो ना पता यू कहाँ हुए है। तो मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली, देखिए आपको कुछ वर्ड्स को सीखने पड़ेंगे। एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, मेरे साथ बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और एक होता है सिंपल, कह सकते हो सिंपल, सिंपल रिएक्शन। लेकिन इसके लिए साइंटिफिक वर्ड है ना एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या नाम है इसका? एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन। और सिंपल भाषा में कहे, चलो बताता हूं, एलिमेंट्री बताता हूं ये सब क्या है। देखो, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स समझते हो? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है पता है किसी को? क्या होता है कॉम्प्लेक्स? मतलब जटिल। देखिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एक है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान लो भैया ए से बी बना, फिर वो बी सी बन गया, फिर सी से डी बन गया, डी से ई बन गया, ई से एफ बन गया। तो एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पांच स्टेप लग गए। 5 स्टेप में रिएक्शन खत्म हुआ भाई साहब। तो ये हुआ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कि स्टेप पे स्टेप, स्टेप पे स्टेप, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो जब भी रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो तो उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स। बड़ा जटिल है ये, क्या है? बड़ा मतलब अजीब सा रिएक्शन है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है यार ये तो। लेकिन जो रिएक्शन एलिमेंट्री होता है वो सिंगल स्टेप में, जो सिंगल स्टेप में खत्म हो जाए उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री
रिएक्शन। मेरी बात समझे? अच्छा, तो सर आप कहना क्या चाहते हो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें मल्टीपल स्टेप हो, क्या हो? मल्टीपल स्टेप, मल्टीपल स्टेप इन रिएक्शन, मल्टीपल स्टेप हो तो मल्टीपल स्टेप तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और एलिमेंट्री में क्या होगा? सिंगल स्टेप। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे। क्या समझना है? देखो कि जो मॉलिक्यूलरिटी होता है, मॉलिक्यूलरिटी जो होता है ना, हम सिंगल स्टेप के लिए बातें करते हैं, कॉम्प्लेक्स के लिए बातें नहीं करते। तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है? सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। जैसे मैंने कहा भैया देखो, कहां गया? ए यार, अब इसको ठीक करते, रुको। तो प्यारे बच्चों, हम जो बातें कर रहे थे उसके बाद हमारा ये हट गया था। तो हम ये बातें कर रहे थे कि भैया देखो, जो मॉलिक्यूलरिटी होता है ना, हमेशा सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए होता है। सर मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या है? बेसिकली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सिंगल स्टेप। एलिमेंट्री स्टेप लिखना चाहिए मुझे, एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप। भैया अगर आपका एलिमेंट्री स्टेप है, मतलब कैसा स्टेप है? सिंगल, सिंगल स्टेप है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वही होता है मॉलिक्यूलरिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा भैया ए प्लस बी से हमको सी मिल गया। क्या मिल गया? ए प्लस बी से हमको सी मिल गया। तो कितने मॉलिक्यूल है? एक ए का और एक बी का। तो यहां बोलेंगे भाई मॉलिक्यूलरिटी 2 है। मॉलिक्यूलरिटी क्या है? 2। वैसे मैंने कहा भाई हमारे पास एक रिएक्शन है 2A प्लस 1B इज इक्वल टू सी, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? यहां पर मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 3। तो मॉलिक्यूलरिटी बेसिकली सिंगल स्टेप के लिए होता है। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं, एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन, कि भाई हमारे पास है A प्लस बी गिव्स सी, सी प्लस डी गिव्स ई, ई प्लस एफ गिव्स एच। अब बताओ मॉलिक्यूलरिटी बताओ। तो तुम बोलोगे भैया मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता सकते, क्योंकि ये कितने स्टेप है? 3 स्टेप। सिंगल स्टेप के लिए ही मॉलिक्यूलरिटी को हम डिफाइन करते हैं। अभी और भी बातें करेंगे हम मॉलिक्यूलरिटी के ऊपर लिख के, अब फटाफट लिख लो इसे। मॉलिक्यूलरिटी सिमिलर नहीं होता, मतलब छोड़ो सब कुछ काम की बात। तो मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए डिफाइन करोगे आप? सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए। अब मैं कुछ स्पेशल बातें बता रहा हूं आप लोगों को। देखिए बहुत स्पेशल बातें हैं, याद कर लेंगे, न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। जैसे किसी ने लिखा ए प्लस बी सी, फाइंड मॉलिक्यूलरिटी, तो हमने बोला कितनी होगी मॉलिक्यूलरिटी? बताओ। मॉलिक्यूलरिटी होगी 2। अब एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा बनता है, क्या? अब अगला देखो, अगला, अरे इधर आओ, चुप हो जाओ। अब अगला क्वेश्चन ऐसा बनेगा, ए प्लस बी सी, सी प्लस डी डी, 2D प्लस ई एफ, और वो ना ऐसे लिख देगा, यहां लिख देगा स्लो, लिख देगा स्लो, और बोलेगा फाइंड मॉलिक्यूलरिटी। इस बार ही मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है। तो तुम बोलोगे अरे पगले, ये तो मल्टीपल स्टेप है। क्या ये? कि ए से सी बना, फिर सी से डी मिलके मान लो कुछ और बन गया, ई बन गया, फिर ई और डी मिलके दोबारा कुछ कुछ बन गया, अजीब सा है। मान लो यहाँ एफ मान लो, कोई बात नहीं, यहाँ पी मान, अरे क्या कर रहा हूं मैं, ए बी सी बना, सी और डी मिलके ई बना, ई और एफ मिलके जी बना। ये कोई रिएक्शन है जो मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, और आपसे बोलेगा मॉलिक्यूलरिटी निकालो। तो बच्चा ना, बच्चा होता है, वो कहता है सर ने सिखाया था कि मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए होता है? सिंगल स्टेप के लिए होता है, इसके लिए मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगा, और वो बोल देगा नॉट डिफाइंड, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होगी, चला जाएगा। गलत। जब भी किसी रिएक्शन में हम स्लो लिख दे, क्या लिख दे? तो याद रखना, स्लोएस्ट स्टेप इज ट्रीटेड लाइक एलिमेंट्री। इसको एलिमेंट्री की तरह ट्रीट करते हैं हम स्लो वाले को। आपको पता मैंने पढ़ाया था इस चैप्टर में हम स्लो वाले की स्टडी करते, बताया था, मतलब इंटरमीडिएट वाले की, जो ना बहुत फास्ट हो ना बहुत, देखो एक होता है बहुत फास्ट और एक होता है बहुत स्लो, और ये सिर्फ स्लो है।
तो एलिमेंट्री स्टेप की तरह से ट्रीट करेंगे हम। अभी ट्रिक बता रहा हूं, बहुत बढ़िया ट्रिक, कि स्लोएस्ट स्टेप इज ट्रीटेड लाइक एलिमेंट्री स्टेप, और कह सकते हो स्लोएस्ट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग, जो स्लो वाला होता है वो रेट को डिसाइड करता है। किसको डिसाइड करता है? स्लो वाले से। थोड़ा ठीक से लिख दूं मैंने क्या बोला, आपको समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? कि भाई स्लो वाले को हम कैसे ट्रीट करते हैं? ट्रीटेड लाइक एलिमेंट्री। तो आप इस वाले की मोलिकुलरिटी निकाल सकते हो। तो बताओ कितनी मोलिकुलरिटी है इसकी, बताओ। मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 3, 2 + 1। बात समझ में आई? तो मल्टीपल स्टेप में भी स्लो वाले की मोलिकुलरिटी निकाल लिया करो। और एक और लाइन लिखा है, स्लोएस्ट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर मैं आपसे बोलूं इस क्वेश्चन का मुझे रेट लॉ लिख के दिखाओ, रेट लॉ, इस क्वेश्चन का रेट लॉ लिख के दिखाओ, तो पता आप लिख सकते हो। क्योंकि जो स्लो होता है, क्या बोला मैंने? स्लोएस्ट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो आप लिखना के, क्या लिखना? के। वहां पर कितने कितने, कौन सा बंदा? एक है ई नाम का बंदा, तो यहां पे लिख दोगे ई। और एक बंदा कौन सा नाम का है बताओ? एफ नाम का, एफ लिख दो। अब रही बात इनकी पावर, इनकी पावर क्या होती है? अल्फा बीटा या फिर एक्स वाई। लेकिन आप यहां पर 2 और 1 यूज कर सकते हो। पहली बार हो रहा है ऐसा कि हम जो कोफिशिएंट है उसको ही ऑर्डर की तरह ट्रीट कर रहे। तो यहां पर आप 2 और 1 यूज करोगे। ध्यान रखना, जब भी कोई स्लो लिखा हो, क्या लिखा हो? स्लो वाले से हम रेट निकाल सकते हैं। स्लो वाले का जो कोफिशिएंट है वो पावर में यूज कर सकते हैं, और किसी का नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बोलूं भैया इसका रेट लिख के दिखाओ, मैं कहूं इसका रेट लिख के दिखाओ, तो आपने लिख दिया ए, के लिख दिया, ए लिख दिया, बी लिख दिया। अब तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम 1 और 1 लिख दो, गलत। यहां पर एक्स और वाई ही लिखो। क्या लिखो? लेकिन जिसके अंदर क्या लिख दे वो स्लो। आप समझ जाना, स्लोएस्ट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लो से हम रेट को भी निकाल सकते हैं। यानी इनके जो वो है, क्या बोल रहा हूं मैं, इनके जो कोफिशिएंट है वो हम पावर में यूज कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो लिख देता हूं मैं, स्लो वाले का कोफिशिएंट ऑर्डर बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया मैंने आपको, ये सब एकदम गजब की बातें हैं। तो हमने क्या सीखा भैया? 2 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, 3 तरह बता दिए मैंने। एक तो रेट वाला क्वेश्चन, लिख लो फटाफट। यानी अगर तुमसे कोई स्लो लिख के ऑर्डर पूछेगा तो क्या बोलोगे? सिंपल ऐड कर दोगे, समझे?